My name is Rajvardhan Singh Sisodia, and I have secured All India rank 666 in UPSC CSE 2025. So today I am here to share my strategy for various stages, prelims, mains, and interview. Before starting, I should be telling about my own journey. ये मेरा पांचवा अटैम्प्ट था और सेकंड मेंस था एंड फर्स्ट इंटरव्यू था और इसमें मेरे मार्क्स ऑलमोस्ट अराउंड 769 एंड उसके बाद 171 इन इंटरव्यू थे. सो स्टार्टिंग में मेरे कुछ अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स में मुझे कुछ इश्यूज़ हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आज अच्छा एक मेरे पास रिव्यू रहेगा लोगों के लिए, लाइक वो कैसे इस प्रीलिम्स को टैकल कर सकते हैं. और लास्ट ईयर के मेंस के कंपैरिजन में इस बार मेरे मेंस में मार्क्स ऑलमोस्ट 103 मार्क्स का इंप्रूवमेंट रहा है. वो कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज के थ्रू हुआ था, तो इस चीज़ पे भी हम बात कर सकते हैं. और फाइनली हमारा जो कंक्लूजन रहेगा वो इंटरव्यू के साथ. और साथ ही हम एट द एंड हम यहाँ पर जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके कुछ डाउट्स हैं उनको मैं एड्रेस करूँगा और पर्सनलाइज वे में, जिससे उनको ज़्यादा बेनिफिट हो. सो अगर बात करते हैं मेरे बेसिक फंडा की, तो मुझे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स द्वारा कि जो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है और इसको आप कवर कैसे करेंगे. तो इसके लिए एक रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज़ देखी थी, एस्पिरेंट सीज़न 3. उस पूरी वेब सीरीज़ में मुझे सबसे बेस्ट पार्ट जो लगा था उसमें जो मेन एक्टर है वो कहता है द स्ट्रैटेजी फॉर यूपीएससी इज एनालाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग. सो आई थिंक दैट इज़ द की. ओवर द 5 अटेम्प्ट्स आई थिंक दैट हैज़ द थिंग विच हैज़ प्रूव्ड वर्क फॉर मी. तो अगर आप बेटर एनालिसिस करोगे, जैसे अगर आपने लास्ट ईयर पी वाई क्यूज़ क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिखेगा एक वहाँ पर कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ जो टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं. अगर आप उसका एनालिसिस अच्छे से करेंगे, लाइक 10-20 ईयर्स अगर आप पीछे तक जाते हैं, तो आपको दिखेगा कि कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के, इवन प्रीलिम्स में, मेंस में भी. जैसे हम बात करें प्रीलिम्स में, विजयनगर एम्पायर, लोगों को आर्ट एंड कल्चर में बहुत इश्यूज़ होते हैं, लाइक बहुत टफ लगता है. तो अगर आप इसमें पैटर्न एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि विजयनगर एम्पायर, चोला एम्पायर और कुछ टर्मिनोलॉजी, लाइक वो पूछते हैं कि व्हाट डज दैट टर्म मीन्स. तो अगर ये आप पैटर्न को पता चलेगा तो आप अगली बार जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपका फोकस मेन इन्हीं चीज़ों पे होगा और इससे आपका रिजल्ट बहुत बेटर होगा. मोर ओवर जब आप देखते हैं बाकी जो पैटर्न है, और बाकी आजकल हम देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है प्रीलिम्स का, और इस बार हमने ऑलमोस्ट देखा है कि 92 के आसपास कट ऑफ गया है और इसमें मेरे मार्क्स ऑलमोस्ट 108 थे, जो बहुत डिफरेंट मार्जिन देता है मुझे. तो मैं प्रीलिम्स में बहुत कंफर्टेबल है. तो मुझे लगता है कि इसकी स्ट्रैटेजी यही है, आपको पी वाई क्यूज़ पे फोकस करना है. और आई थिंक हमेशा एक स्कोप होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का. तो मुझे लगता है कि आपको एनालिसिस करना चाहिए खुद की वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ. जैसे कोई सा भी लास्ट ईयर का, जैसे मैं अपना पेपर देखता हूँ तो मैं उसका एनालिसिस करूँगा कि लाइक 100 क्वेश्चन है, तो आई हैव एवरीथिंग एनालाइज इन माई ओन वे कि जो पॉलिटी है उससे 14 क्वेश्चन आते हैं. तो मुझे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि मेरे क्वेश्चन कितने सही हैं. तो लाइक मैंने इतने सालों से जो इंस्पेक्शन किया है, मुझे लगता है कि 14 में से हमेशा मेरे 12 क्वेश्चन सही होते हैं. और तो हमें वही चीज़ों पे फोकस करना होगा कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं और स्ट्रेंथ क्या है. तो हमें वीकनेसेस पे काम करना है. जैसे हम बात करें दूसरे सब्जेक्ट्स की भी, और जैसे इकोनॉमिक्स के होते हैं जो फंडामेंटल्स पे आते हैं हमेशा, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द रेपो रेट, मनी सप्लाई और मनी एग्रीगेट्स एंड ऑल दोस थिंग, दिस आर द हॉट टॉपिक्स. अगर आप इनका एनालिसिस लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन से आपने किया है तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं. तो आपका जो सिलेबस जो जिसको आप सोचते हैं कि बहुत बड़ा है, वो एक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. इसके अलावा जैसे बात करते हैं, अब हम देख रहे हैं लोग क्वेश्चन कुछ पूछते हैं प्रीलिम्स को लेकर कि कुछ स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन है जो हर साल कुछ यूनिक होते हैं, वो यूनिक सब लोगों के लिए है. तो आपको उसका लोड नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया. आपका फोकस उस पर होना चाहिए कि जो 100 क्वेश्चन में से जो 55-60 क्वेश्चन जो हैं, जो किसी भी एक सीरियस एस्पिरेंट ने सही किए हैं, आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए. क्योंकि कुछ जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन हैं वो सबके गलत होंगे, लेकिन अगर आप जो नॉर्मल क्वेश्चन जो सब सही कर रहे हैं, अगर आपने वो गलत किए तो वो आपको नेगेटिव साइड लेके जाता है. तो प्रीलिम्स का मुझे लगता है ये सबसे स्ट्रैटेजी है. और मुझे लगता है कि एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेस है. लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, इवन मैंने अपने स्टार्टिंग के जो अटेम्प्ट्स थे जिसमें मुझे थोड़ी फेलियर मिली, उसका एक मेन रीज़न ये था कि मैंने एनसीईआरटीज़ पर फोकस नहीं किया और पीवाईक्यूज़ पर. तो मेरा जो भी एस्पिरेंट्स आने वाले हैं उनको सबसे मेन सजेशन ये रहेगा कि एनसीईआरटी आज भी रिलेवेंट है, वेदर न्यू और ओल्ड. मुझे नहीं लगता है उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस है. आप जो भी करें बस एकदम अच्छे तरीके से करें, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें. एनसीईआरटी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक हम बात करें हिस्ट्री की एनसीईआरटी, और जब आपको लगता है कि एंशिएंट और मिडाइवल के क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट हो रहे हैं
तो आप एक तमिलनाडु बोर्ड की जो 11th-12th क्लास की एंशियंट मिडाइवल की बुक है, वो आई थिंक इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री। इसके अलावा हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली जो बुक है वो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटीज़ ज्योग्राफी में आई थिंक देर इज़ ओनली वन सोर्स विच इज़ एनसीईआरटीज़ 10th 11th 12th। इंडियन भी उसमें हो जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी। और जहाँ तक हम ज्योग्राफी की बात करें, आपको वहाँ पे एनसीईआरटी से एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इन डेप्थ। तो आपको उस पर ध्यान देना है कि लाइक अगर हम किसी प्रेशर बेल्ट की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो हवा होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में फ्लो करती है। तो अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छी है तो अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी रिलेवेंट है इधर उधर, तो आप उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ और दूसरे एनसीईआरटीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है। और पीवाईक्यू से आप जब भी इनको एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। Apart from this, I think one of the most important thing which I want to talk about the prelims stage is the CSAT. In one of my attempt, I couldn't clear the CSAT, so I think that has been the issue, and even a lot of friends of mine have missed that mark by just half marks. So I think it's really important that you shouldn't be ignoring it. आपका फोकस सी सेट पे होना चाहिए। और अगर आपको लगता है मैंने इसमें भी कुछ क्वेरीज आती है, लोग बोलते हैं लाइक कि हम एक स्पेसिफिक चीज़ों करके चले जाएं, कॉम्प्रिहेंशन के या फिर रीजनिंग, बट आई थिंक ये बहुत बड़ा गैम्बल होगा। आपको हर एक चीज़ पे फोकस करना होगा। एंड इवन इन द सी सेट यू विल सी अ पैटर्न, अगर आप पी वाई क्यूज फॉलो करें उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ईजीज होते हैं और हमें उसमें टॉप नहीं करना है, हमें उसका बस क्वालिफाइंग मार्क ब्रीच करना है। तो अगर उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे रीजनिंग के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन होता है, डायरेक्शन होता है, इवन द कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको ये जो लॉन्ग हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिसमें आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, तो उस चीज़ पे फोकस करना है। तो इससे और मुझे अभी भी बोल रहा हूँ, यू शुड बी फोकसिंग ऑन सी सेट। अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है तो आज से स्टार्ट करें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेंस पार्ट। एंड वन ऑफ द थिंग इज़ लास्ट ईयर जो मेरे मार्क्स थे, इस साल जो मैंने मार्क्स जो इम्प्रूव किए हैं, आई हैव seen a jump of 103 marks. That is really a great thing. Like I myself admire that thing. So the strategy which worked for me is जब भी आप मेंस का आंसर लिखते हैं, सो आप उसमें भी पी वाई क्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखेंगे कि कुछ जो टॉपिक्स हैं वो हर साल रिपीट होते हैं। लाइक अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको पता है लाइक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हर साल रिपीट होता है, और अगर नहीं हुआ है तो फिर अगले साल रिपीट होगा ही होगा। तो वाई नॉट प्रिपेयर इट बिफोर हैंड। लाइक हमें पता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के क्वेश्चन आएगा, सो हमारा इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन एकदम सबसे बेस्ट नॉच होना चाहिए। इसके लिए आप टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट इंट्रोडक्शन दैट कुड बी, तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, लाइक इन इंट्रोडक्शन कुड स्टार्ट विथ द फूड वेस्टेज और कितना प्रोसेसिंग होता है इंडिया में फूड प्रोसेसिंग का। एंड इवन द कंक्लूजन, like I have seen various copies of the topper. The best one which I the conclusion which I could get with the based on the SDGs. वहाँ पर कुछ कंक्लूजन में था कि लाइक अगर हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे फोकस करते हैं तो हमारे 3-4 जो SDGs है 5, 10 और 12 और ऐसे कुछ, वो सक्सेसफुल होंगे। तो मुझे लगता है कि इससे बेटर कुछ कंक्लूजन हमें मिलेगा। इवन इन द इंटरनेशनल रिलेशन आई हैव सीन लाइक अगर इंडिया चाइना की बात होती है तो रिसेंटली हमने एक स्टेटमेंट सुना था चाइना के हेड ऑफ द स्टेट, जहाँ पे उन्होंने ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की बात की थी। तो आई थिंक इससे बेटर इंट्रोडक्शन कुछ नहीं हो सकता है। तो आपके इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एकदम पहले से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। स्टेटमेंट लिखा है लाइक फॉर एग्जांपल अगर कुछ वुमेन पर टॉपिक आता है, सो आई विल बी राइटिंग दैट टेम्पलेट, लाइक आई विल बी टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, देयर हेल्थ इंडिकेटर्स, एजुकेशन इंडिकेटर्स। लेकिन अगर मैं ये लिख रहा हूँ और सिर्फ इतना ही छोड़ देता हूँ तो ये एक जेनरिक आंसर है जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर मुझे इसको और बढ़ाना है 4.5, 5 एंड इससे ज़्यादा, तो मुझे उसको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा हर एक डाटा फैक्ट फिगर, और वो भी गवर्नमेंट ऑथेंटिक डाटा से। लाइक अगर मैं पॉलिटिकल पावर की बात करूँ, विल बी राइटिंग लाइक कि रिसेंट जो लोकसभा है 16 या 17 जो भी, उसमें जो 14% रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है, तो ये आपके जो जेनरिक जो ये आपका जो चेकर होता है उसके लिए, और वो आपको फिगर पे होना चाहिए, गवर्नमेंट डाटा और एनएफएचएस डाटा और एनीथिंग। इसके साथ आप पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस रखें, इवन दी टॉपर्स कॉपी।
आप जब टॉपर्स कॉपी देखेंगे तो आपका जो आंसर है उसका आप स्ट्रक्चर अच्छा सुधार सकते हैं कि लाइक वो कितनी सब हेडिंग्स देते हैं। एंड मोर ओवर आई थिंक द मेन्स इज मोर फोकस्ड ऑन द आंसर राइटिंग। आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आपका पेपर मिस आउट ना हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आधे मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं हम, और अगर आपका एक क्वेश्चन ही मिस हो जाता है तो आई थिंक दैट अ ब्लंडर। तो आपकी आंसर राइटिंग की स्पीड होनी चाहिए, आप इसलिए डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और इसके साथ आप टाइमिंग लगा के कर सकते हैं कि आपको जो हम 10 मार्क्स वाला 7 मिनट में लिखते हैं, आप ट्राई करें कि वो 6 मिनट एंड 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करें। तो इससे आपको आदत हो जाएगी और एग्ज़ाम में आपको इससे कोई इशू नहीं होगा, फिर आप अपने कंटेंट पे फोकस कर सकते हैं। और इसके साथ अदर जो सब्जेक्ट हैं, मुझे लगता है ये जीएस के लिए जो सेम टेम्पलेट फॉलो होती है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। बट जो दूसरे सब्जेक्ट है, लाइक अगर हम एथिक्स की बात करें, एथिक्स आई थिंक बहुत सी बार लोग इग्नोर कर देते हैं, और आई थिंक इट्स रियली रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट। लाइक इसमें आप 125 के आसपास मार्क्स आराम से ला सकते हैं अगर आप थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करें। तो इसमें आपको थोड़े डायग्राम्स पे फोकस करना होगा, और इसके साथ ही आपको एग्जांपल कुछ रियलिस्टिक डालने होंगे। लाइक कुछ भी न्यू लाइक आपने देखा है अपने आसपास के आईएएस, और आपके खुद के पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस जो है आप उसमें डाल सकते हैं, ये बहुत अपीलिंग है। आप जो पुराने जो भी एग्जांपल यूज़ करते हैं वो थोड़े क्लीशे टाइप के लगते हैं। लाइक इवन जो चेकर होता है वो खुद बोर हो जाता है, लाइक वही सेम वर्ड्स यूज़ देते हुए। तो इसमें आपको इनोवेशन डालना होगा। और इसके साथ जहाँ तक कि ऑप्शनल की बात करें, तो मेरा ऑप्शनल था सोशलॉजी। इसमें भी मेरा इस साल इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आई थिंक जो चीज़ मुझे ज़्यादा हेल्पफुल रही वो मेनली यही था कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पहले से एक टेम्पलेट था वो तैयार के रखा था। एंड still again and again I'm telling you, like PYQs are the best thing which can help the aspirant। like हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। like अगर मैं अभी बात करूँ 19 क्वेश्चन जो पेपर 1 में आएंगे, आई कैन प्रिडिक्ट 14 and 15 क्वेश्चन बेस्ड ऑन PYQs एंड दे विल बी गेटिंग रिपीटेड ईयर आफ्टर। सो आपका फोकस PYQ पे होना चाहिए। PYQ में आप देख रहे हैं तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मिल जाएगा। लाइक अगर हम सोशोलॉजी की बात करते हैं, तो जो भी सोशोलॉजी स्टूडेंट है उसे पता है कि लाइक हर साल आएगा कंपैरिजन बिटवीन कॉमन सेंस और सोशोलॉजी। सो व्हाई नॉट प्रिपेयर इट बिफोर। लाइक मैं अपना कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखूँ, पहले उन दोनों में कंपैरिजन कर सकूँ, डिफरेंसेस क्रिएट कर सकूँ, या फिर दोनों में सिमिलैरिटी क्या है ये सब देख सकूँ, उसमें कोई थिंकर डाल सकूँ। और तो मुझे लगता है ये वाली मेन चीज़ है। और साथ में अगर हम बात करें तो एक structuring is very important part in sociology। like one of my mentor has taught me a good strategy in sociology answer, and even the others also are using it in their own subjects, which is thesis, antithesis and synthesis। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है तो आप पहले उसके पॉजिटिव्स बताएंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं। लाइक अगर फैमिली की बात करते हैं हम सोशोलॉजी में, तो हम बात करते हैं कि हाँ सोशोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, फैमिली में चेंजेस आ रहे हैं, तो हम उसके ऊपर 5 पॉइंट लिखेंगे कि हाँ चेंजेस आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम जो एंटीथीसिस होगी उसमें लिखेंगे कि हाँ बट स्टिल दी रेलेवेंस ऑफ फैमिली इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन इवन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। कि हम देख रहे हैं इवन कोविड के टाइम लोगों ने सिटीज़ से अपने विलेजेस की तरफ मूव किया, और इवन द रिलीजियस रोल जहाँ पे पूरी फैमिली एक साथ आती है और रिलीजियस प्रैक्टिसेस करती है, तो फैमिली का रिलेवेंस आज भी है इवन इन द मॉडर्न टाइम। तो हम लोगों ने थीसिस लिखा, एंटीथीसिस लिखा, फिर इसके बाद जब हम कंक्लूजन करेंगे तो कंक्लूजन हम पॉजिटिव नोट पे करेंगे, कभी भी हमारा आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा जीएस ऑप्शनल किसी भी सब्जेक्ट में। और पॉजिटिव नोट में कम करेंगे या फिर फॉरवर्ड लुकिंग वे में करेंगे तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ये चीज़ थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मूविंग ऑन टू इंटरव्यू पार्ट, I think in interview part the confidence is the key। I have seen even my own interviews and seen how I have reacted to questions and how handle them। बट एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की थी, जिस क्वेश्चन में लाइक मैंने स्माइल किया है और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया है, वहाँ पर जो इंटरव्यूअर है उनको भी ये चीज़ फील हुई, और उन्होंने इवन रिव्यूज़ में मुझे यही सजेशन दिया, लाइक यू हैव टू कीप दैट स्माइल एंड इवन द कॉन्फिडेंस। सो दैट इज़ द की। एंड फोकसिंग अपॉन द डेप्थ फीलिंग, आई थिंक आपको वहाँ पर वही चीज़ें डालनी है जो आप रियलिस्टिकली फील करते हैं। लाइक हॉबीज़ की बात करें, जब मेरी हॉबीज़ की बात होती है, मेरी हॉबीज़ में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वो द क्रिकेट। एंड लाइक इन वन ऑफ द मॉक समवन हैज़ आस्क्ड मी अबाउट द क्रिकेट, एंड उस वक्त मेरे फेस पे जो स्माइल आई थी, लाइक फिर एंड में सर ने मुझे उसे सजेशन दिया था, लाइक रायवर्धन अगर तुमने वो आंसर गलत भी दिया होता तो उसका कोई नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि जब हम हॉबी की बात कर रहे हैं तो जो तुम्हारे एक्सप्रेशन थे, जो तुम्हारी खुशी थी वो क्वेश्चन आते से ही।
तो उसका उससे पता चलता है कि वो सच में तुम्हारी हॉबी थी। तो आई थिंक आपको वहाँ पे जेन्युइन रहना है और कुछ भी चीज़ें फेक नहीं करनी। अगर आप वहाँ पे एक स्मार्ट गाय बन के जाते हैं कि लाइक यू नो एवरीथिंग, तो उसका उसका कोई नहीं है, दे आर फार मोर सुपीरियर देन यू। तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप कॉन्वर्सेशन कैसे बिल्ड करें। लाइक जिस दिन मॉर्निंग में मैं गया था, मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, लाइक मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त काम था। सर इज आस्क्ड मी, राजवर्धन हाउ आर यू। तो मेरा जो फोकस था वो कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने पे था, और साथ में मैं चाहता था कि माहौल थोड़ा लाइट रहे। तो मेरा रिप्लाई यही था, सर आई एम रियली गुड एंड ग्लैड टू बी हियर सर, और एक अच्छी सी स्माइल। तो लाइक सर अभी हाँ ठीक है, कॉन्वर्सेशन एंड क्वेश्चन जो मेरे थे वो डैप से आए थे, लाइक द क्रिकेट पार्ट एंड द international relation which I had already prepared. And along with this, I think whenever we are talking about something in an interview, you should be giving, if you are criticizing it, you should be doing it in a positive sense. Like they have asked me about the cricket part, like the handshake diplomacy, and उन्होंने पूछा कि लाइक इंडिया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट फॉलो करता है नहीं। तो उसका रिप्लाई मैंने था कि सर हम हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट फॉलो करते हैं। लाइक अगर हमारी बात हो अफगानिस्तान के लिए, तो फिर उन्होंने पूछा था अफगानिस्तान को कैसे, लाइक तो फिर मैंने बोला हम हेल्प करते हैं उनकी, हमने उनको स्टेडियम प्रोवाइड किया है, इवन हमारे स्टेडियम उनके लिए एक्सेस दिया जाता है। एंड फिर उन्होंने कुछ पूछा कि सिर्फ अफगानिस्तान, तो लाइक मैं जानता था कि वो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। तो लाइक मैंने बोला कि सर पाकिस्तान के साथ हमारे साथ नो टॉलरेंस टू टेररिज्म पॉलिसी है, एंड तो सर हम ये फोकस नहीं करते हैं। फिर सर ने बोला कि फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का क्या। तो मैंने उसका बोला कि सर जब नेशनलिज्म की बात होती है तो सर टेररिज्म और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कुछ मैटर नहीं करता है, नेशन से अबाउ कुछ नहीं होता है। फिर देन बांग्लादेश, द पार्ट विच आई वांट टू टॉक अबाउट, लाइक द क्रिटिसिज्म। लाइक उन्होंने पूछा कि बांग्लादेश का इशू, तो उसमें मेरा जो फोकस था क्रिटिसाइज्म, लाइक मेरे कुछ डिफरेंट ओपिनियन थे। मैंने सर को बोला कि सर आई थिंक जो बांग्लादेश वाला पार्ट है हम उसको बेटर एड्रेस कर सकते थे। लाइक जो मुस्तफिजुर रहमान वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, सर अगर हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ में सजेशन में साथ में लेते हैं, तो वो खुद मुस्तफिजुर रहमान को पुल बैक कर लेते हैं, तो इससे हमारे जो रिलेशन है वो नहीं बिगड़ते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म था, लेकिन बहुत पॉजिटिव नोट पर, जो मुझे वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड में भी लगा कि हाँ उन लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया था स्माइल के साथ, एंड सर ने भी वहाँ बोला था फेयर इनफ। सो आई थिंक दैट इज़ द की। एंड so overall I would be talking about even the motivation which everyone talk about. So first of all I want to tell one thing, like in earlier part also I have said one thing, analyzing and minimizing. आपको सिलेबस एनालाइज करना है, आपको एक पैटर्न क्रैक करना है कि कहाँ से क्या सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, और उन पर अगर आपका फोकस रहेगा तो ये आपको हाई रिवॉर्डिंग रहेगा। मोर ओवर इसके बाद मैं एक और चीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा, लाइक स्टूडेंट बोलते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर एक सिंपल यही है कि आपको क्वांटिटी पे नहीं, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है। द प्रोडक्टिविटी पार्ट, कि आप ध्यान कि अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी हो कि आप उसको मैक्सिमाइज कर सकें। बट अगर आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर आपको 6 घंटे ही पढ़ने चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी देखिए। आप क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वांटिटी पे नहीं। यही चीज़ आप मेंस में भी देखते हैं, आपके आंसर में क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। आप डायरेक्ट आप कुछ जेनरिक आंसर 7-8 पॉइंट लिख रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन अगर आप उसको डाटा फैक्ट फिगर गवर्नमेंट डाटा से सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, तो आप उसको क्वालिटी दे रहे हैं, आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ मुझे आता है। वो चीज़ आपको रिवॉर्ड करेगा, एंड इवन दी चेकर और एग्जामिनर वुड नो कि हाँ इसे आता है, एंड जेनरिक। And moreover about talking about the positive thing, I think it's more depend on the environment around you. Like मेरा जो आसपास के जो लोग हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड्स, उन लोगों ने हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेरे आसपास क्रिएट किया था, जिससे मुझे कभी ऐसे कोई नेगेटिव फीलिंग आई नहीं। एंड आज भी मैं पूछता हूँ उन लोगों से रिजल्ट के बाद कि लाइक वाई, मतलब उन्होंने मुझे इतना ट्रस्ट क्यों किया, जिसका जवाब पता नहीं मुझे कभी मिलेगा या नहीं। बट आई थिंक दोज फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आर द समवन which has helped me keep motivating. And one more thing, stay away from those negative environment or negative any of the thing like which can pull you back. And there are two type of motivation, positive motivation and the negative one. Like positive जब आपके friends आपको motivate कर रहे हैं, और एक नेगेटिव होता है जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, तो आपके एक अंदर फीलिंग आती है कि नो आई हैव टू प्रूव देम रॉन्ग। एंड आई थिंक हमारा फोकस पहले वाले पे होना चाहिए, पॉजिटिव वाला, क्योंकि नेगेटिव वाला बहुत सी बार आपको कुछ अलग डायरेक्शन में भी ले जा सकता है।
और ये आपके ऊपर खुद एक प्रेशर बिल्डअप करता है। तो आपको प्रेशर नहीं लेना है और साथ में आप अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दें। आपके जो पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा वो आपकी हॉबीज़ और ये सब चीज़ों से आती है। लाइक अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो लाइक मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ सेचुरेशन लेवल पे चले गया हूँ, तो आई विल स्विच टू क्रिकेट और एनी ऑफ द थिंग विच आई लाइक माई सेल्फ। तो इससे क्या होगा, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मेरी सिटिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो आई थिंक दैट हैज़ वर्क रियली वेल फॉर मी। एंड स्टिल समवन इज़ आस्किंग अबाउट द एनसीईआरटी एंड मैं अभी भी बोलूँगा एनसीईआरटी आर नेसेसरी। विदाउट दिस आप सिर्फ अपने अटेम्प्ट बढ़ा रहे हैं। अगर आपको रिजल्ट एकदम अच्छा चाहिए तो आपको एनसीईआरटी पे ध्यान देना चाहिए। एंड अबाउट द कोचिंग पार्ट, आई थिंक आजकल जो सारे रिसोर्सेज है वो ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है। आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, टॉपर्स टॉक है, लाइक अभी हम जो कर रहे हैं, आप टॉपर्स का देखेंगे तो वो भी बोलेंगे कोचिंग्स आर नॉट द एसेंशियल पार्ट। आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। लाइक पिछले 2 साल से मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी पे ध्यान दे रहा था, कुछ टॉपर्स के नोट्स देख रहा था एंड इवन देयर स्ट्रैटेजी। एंड वन मोर थिंग फॉर द मोटिवेशन पार्ट, लाइक देर वहाँ पे बहुत सारे टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में प्रीलिम्स तक क्वालिफाई नहीं हुए। एंड स्टार्टिंग के जो मेरे 3 अटेम्प्ट थे उसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। एंड लास्ट ईयर हमारे जो टॉपर थे उनके स्टार्टिंग में 3-4 प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुए थे। एंड जो उनका जो इसमें क्लियर हुआ उसमें उन्होंने ऑल इंडिया रैंक हासिल की। तो वो चीज़ मैं खुद से कोरिलेट करता था कि लाइक अगर उनका नहीं हो रहा है और उन्होंने अभी तक मोटिवेटेड रही हैं और उन्होंने इतनी अच्छी रैंक लेके आई हैं, तो वाई नॉट मी। लाइक नो वन इज लेस क्वालिफाइड देन हर। एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई एम टेलिंग दैट कि इवन अ लॉट ऑफ पीपल आर हु आर वेल क्वालिफाइड देन मी माइट नॉट क्लियर प्रीलिम्स, बट यू शुडंट बी गिविंग अप होप। आपको ध्यान देना है और अपने खुद पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है और कीप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ऑन। लाइक जब मेरी मार्कशीट, इवन आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड, जब मुझे मेरी मार्कशीट मिली तो मेरा सबसे पहले फोकस इन चीज़ों पे था कि मैं और कहाँ अपने मार्क्स बढ़ा सकता हूँ। और मैंने 2-3 जगह देखी जहाँ मुझे लग रहा है कि लाइक मैं इवन और उनमें बढ़ा सकता हूँ। एंड along with this, I think the magazine and newspaper part which people often ask about, for me, मैंने अपना फोकस हमेशा रखा था मैगज़ीन पर। लाइक इवन एग्ज़ाम से पहले PT 365 आती है तो उसमें सारा कंसोलिडेटेड मटेरियल रहता है। एंड इसकी एक जो स्पेशल चीज़ है उसमें ये चीज़ थी कि आपका जो पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री दिए वो सब उसमें दिया होता है। अगर हम कुछ भी बात करते हैं, लाइक अगर गवर्नर की बात चल रही है या फिर स्पीकर का रिमूवल प्रोसीजर चल रहा है, तो उसमें पूरा एंड टू एंड सब दिया जाता है। उसमें आर्टिकल दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है वो दिया जाता है, प्रोसीजर दिया जाता है, व्हाट इज़ द वोटिंग, और फिर क्या कंक्लूजन हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसमें बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिया है, तो मुझे लगता है वो सब चीज़ें कवर हो जाती है। एंड न्यूज़पेपर का पार्ट, लाइक मैंने इंटरव्यू के टाइम बहुत पढ़े थे, लाइक 2-2 न्यूज़पेपर पढ़े थे। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, हाउ जियोपॉलिटिक्स वर्क्स, हाउ द थिंग्स आर गोइंग, लाइक द ईरान इशू और द यूएस डोमिनेंस, यूएस हेजेमनी। ये सब चीज़ें उससे मिलती है हमें न्यूज़पेपर से। सो दिस इज दिस थिंग। एंड टॉकिंग अबाउट द, आई थिंक आई शुड बी फोकिंग, लेट मी चेक। आपको एनसीईआरटी से वो चीज़ें फोकस करनी है जो आपको लगता है कि लाइक हाई रिवॉर्डिंग है और सबसे एसेंशियल है। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री, और इसके बाद हम बात करें ज्योग्राफी इज़ मस्ट, इकोनॉमिक्स इज़ द मस्ट। एंड आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स उठा सकते हैं, लाइक लोगों को आर्ट एंड कल्चर में इश्यूज़ होता है तो आप एनसीईआरटी जो 11th-12th की है तमिलनाडु बोर्ड, उस पर ध्यान दे सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं जो आपको लगता है कहीं मिस आउट रहे हैं, तो आप उसके लिए मल्टीपल सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। लाइक जो नितिन सिंघानिया है फॉर आर्ट एंड कल्चर, आपको उस बुक को पूरी नहीं पढ़नी है, उसमें आप इंडेक्स पेज खोलें और जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं, लाइक दी थिएटर फॉर्म और दी टेम्पल आर्किटेक्चर, आप उस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करते हैं तो मैंने एक नॉर्मल कोर्स किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स विथ हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सोशोलॉजी एज माई सब्जेक्ट्स। एंड इसके बाद जो मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग तीनों सब्जेक्ट की हुई थी, और मैंने सोशोलॉजी चूज़ किया क्योंकि मुझे लगता है कि सोशोलॉजी एक ऐसा चीज़ है, उसके लिए हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत इतनी होती नहीं है, हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलनी है और आसपास देखना है। whether we are talking about the discrimination or whether based on the caste, religion, race, sex or those things। एंड इसमें आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, लाइक मैंने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत डाले हैं, लाइक कमिंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, I do see all those discrimination or some communities which are being marginalized, whether we are talking about the untouchability, whether we are talking about the dominant caste, whether we are talking about the mobility, कि एक लोअर कास्ट जब कुछ पावर एक्वायर करती है, वेदर एजुकेशन और एनीथिंग द फाइनेंशियल पावर,
देन दे गेट द मोबिलिटी, और वो अपनी जो स्ट्रेटिफिकेशन में उसमें अपनी इंप्रूव करती है अपनी रैंक को, और हायरार्की में ऊपर मूव करती है। ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमारे आसपास है और जो हम तो देखते हैं तो दिखती है, और ये वाली चीज़ें हम जब पर्सनल एक्सपीरियंस अपने डालते हैं आंसर में तो उसका एक अलग इम्पेक्ट होता है। And someone is asking about the medium. Like recently, I have met the Prachi Chauhan. She is the topper from Hindi medium, and I think ये आंसर आपको सबको मिल गया कि मीडियम का कोई इतना रोल है नहीं। हाँ, कुछ सिर्फ कुछ मटेरियल की दिक्कत होती है, बट शी हैड प्रूव्ड एवरीथिंग रॉन्ग। लाइक उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, मीडियम का कोई इतना रोल है नहीं, और उन्होंने टॉप किया है। तो आई थिंक मीडियम वाला कुछ ऐसा इशू है नहीं। आपको एन पढ़नी है 10th 11th 12th, मेनली फोकस उन्हीं पे रहे, और जो आपको अगर पता चलता है कि लाइक कुछ टॉपिक्स जो रिपीट होते हैं उन पे ध्यान दें। जैसे हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और आपको पता होना चाहिए जीडीपी का कैसे क्या है, आपको पता होना चाहिए रेपो रेट और मनी सप्लाई का कैसे क्या इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन एंड अदर थिंग्स पर। और इसके साथ बात करें, हम ज्योग्राफी की बात करें, तो क्लाइमेटोलॉजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट और द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इट। आपको पता होना चाहिए कि लाइक हर एक लेयर जो अर्थ की है, विद वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इनमें क्या क्या फिनोमेना होते हैं और ये कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, ये आपको एनसीईआरटी से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। प्रीलिम्स की बात करें तो आई थिंक आपको एक तो सबसे पहले जब हम देख रहे हैं इसमें मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं, लाइक इस बार कट ऑफ 92 के आसपास टच किया है, तो आपको सबसे पहले तो अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने होंगे, और आपका फोकस हमेशा रहना चाहिए कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनका फोकस आप मिस आउट ना करें। लाइक अगर वहाँ पे पॉलिटी के 14 क्वेश्चन पूछे हैं, तो अगर कोई भी नॉर्मल एस्पिरेंट है वो 12 क्वेश्चन सही रहेगा तो आपको। और आजकल जो यूपीएससी का पैटर्न हो रहा है, क्वेश्चन था, आई थिंक वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था वो, और वो हमें गलत नहीं करना है। अगर वो गलत होता है तो हम इसे मिस आउट। वेरी गुड क्वेश्चन, समवन हैज सेड दिस। लाइक जब मैं एनालिसिस करता हूँ एक टेस्ट सीरीज़ का, लाइक प्रीलिम्स की अगर मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई है, तो लाइक अगर मैं टाइमर लगा के लगाता हूँ 2 घंटे का, जब मैंने उसको लगाया है तो मैं उसी टाइम बाउंड में उसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। एंड द बेस्ट थिंग इज़ आफ्टर दैट मैं उसका 3 घंटे उसका एनालिसिस करता हूँ। एनालिसिस पार्ट में मेरा फोकस रहता है कि जो क्वेश्चन सही है, जो ऑप्शन सही है उस पर फोकस रहेगा, लेकिन जो अदर 3 ऑप्शन है वो गलत क्यों है, हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। और एक चीज़ और मैं जो करता था वो करता था, लाइक हर एक सब्जेक्ट वाइज उसमें एक अपने नोट्स बनाता था फ्रॉम द टेस्ट सीरीज, कि अगर मेरे एंशियंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आए, आई थिंक आई हैव सीन देम इन दी PYQs कि ये पहले भी पूछा गया है, तो मैं उस चीज़ को नोट डाउन कर लूँगा। लाइक अगर मुझे पता है, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो एक्स है 1935 और मोंटे मिलो और मोंटे चैमफोर्ड, ये बहुत टॉपिक्स हैं और ये हमेशा रिपीट होते हैं, तो इन चीज़ों पे फोकस करना है। और जो हमने टेस्ट सीरीज लगाई है उसका एनालिसिस आराम से शांति से 3 घंटे, और जितना टाइम आपको लगता है, और जो क्वेश्चन सही है वो सही है, लेकिन जो गलत वो गलत क्यों है, या मेरा फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए। Okay, so talking about the value addition part, or talking about the मेंस आंसर राइटिंग, आई थिंक जब भी हम बात करें तो हमारा फोकस होना चाहिए डाटा कलेक्शन पर मेंस के लिए। लाइक अगर हम वुमेन की बात कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं, एल्डरली की बात कर रहे हैं, तो एक टेम्पलेट होता है, लाइक हम बात करेंगे हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो आपको ये सब चीज़ें जब भी आपको मिल रहा है तो आपको एक जगह पर उसको स्पेसिफिकली नोट डाउन कर सकते हैं, तो इससे आपको एक जगह पे कंसोलिडेटेड मटेरियल मिलेगा। और अगर आपको एग्जाम में अगर वो नहीं आता है, उसके हेडिंग नहीं आ रही है, लेकिन आपको ये पता है कि कुछ डाटा था, तो आप हेडिंग खुद की पर्सनलाइज दे सकते हैं, और इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको वहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ पे आपको फोकस रहेगा। और एक और चीज़ जो मैं शायद मिस आउट कर दिया, लाइक अगर मुझे लगता है एक पीयर ग्रुप, एक जो सर्कल आपका एक अच्छा होता है, बेनिफिट मिलता है, आपको हमेशा कुछ सीखने को मिलता है, आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। लाइक कोई कुछ अच्छा न्यू मटेरियल आ रहा है तो हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। सो देयर हैज़ टू बी कंपटीशन, बट दैट हैज़ टू बी दी पॉजिटिव कंपटीशन, जहाँ पे आप एक दूसरे को और इम्प्रूव करने पे फोकस कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी क्रिएट करती है आसपास, और ये बहुत बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स के लिए। एंड टॉकिंग अबाउट दी नोट्स फॉर दी NCERTs, आई थिंक आपको ये बार बार पढ़ना पड़ेगा, और इससे आपको बेनिफिट तो मिलेगा। एंड नोट्स अगर आपको लगता है, लाइक आई हैव मेड नोट्स फॉर सम टॉपिक विच आई थिंक दे आर डिफिकल्ट एंड आई माइट फॉरगेट देम, लाइक द विजयनगर एम्पायर और द चोलास, क्योंकि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आती है और ये सब चीज़ें बहुत सी बार हम मिस आउट कर देते हैं, तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं। बाकी आपको नोट्स जो बना रहे हैं आपको एकदम क्रिस्प बनाने हैं,
लाइक एक पेज पे आपका पूरा विजयनगर एम्पायर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप उसको ज़्यादा खींच रहे हैं, लाइक 2-3 पेज तक चले गया है वो, तो फिर देर इज़ नो बेनिफिट ऑफ हैविंग नोट्स। फिर आप तो बुक से पढ़ सकते हैं। तो आपको जो नोट्स रखने हैं, अगर प्रीलिम्स की बात करें, तो एकदम क्रिस्प होना चाहिए, पॉइंट वाइज, और जिसको आप रिवाइज कर सके एंड ऑफ द जब भी प्रीलिम्स हो उसके 2 दिन पहले सारे सब्जेक्ट के। सो दैट इज़ द थिंग। You can get data from anywhere like the newspaper, economic survey, budget, and I think economic survey is the best thing, जहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें सारा डाटा एक साथ मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, इवन दी इन सोसाइटी विद द बेटर एनालिसिस, आई थिंक GS1 में हम देख रहे हैं कि सोसाइटी का वेटेज बढ़ते जा रहा है। अबाउट 100 मार्क्स क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द सोसाइटी सेक्शन। सो जब भी हम ये वाली बात करें तो हमारा एनालिसिस होना चाहिए कितना कहाँ से क्या आ रहा है, और उस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। Thank you everyone for your best wishes. Okay. And talking about the other like environment and ecology, I think you can use one source from wherever you want. Like अगर आप कोई सी कोचिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई सी यूट्यूब चैनल पे कुछ देख रहे हैं, तो आप उसको लिमिटेड रख सकते हैं। साथ में आप करंट पे ध्यान दें, लाइक पीटी की बात करें, इन्वायरमेंट की, आप उससे उसको कर सकते हैं। और उसमें भी आपके टॉपिक्स होते हैं जो आप देख रहे हैं हर साल रिपीट होते हैं, तो आप अगर PYQ फॉलो करेंगे तो उससे आपको ये पैटर्न डिकोड कर सकते हैं। जब हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे, हमें पता चलता है कि स्पीशीज एंड न्यूज इज दी वेरी हॉट टॉपिक वेदर वी आर टॉकिंग। और दी घड़ियाल्स, लाइक क्वेश्चन आता है घड़ियाल का पूछते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसका जो आयुष स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉल्फिन, एलिफेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड वन मोर थिंग, लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच आई कैन टेल अबाउट द मैपिंग इज़, आप एक नॉर्मल साइज़ का मैप ले सकते हैं इतना बड़ा, और उसमें जो भी है आपको जो भी न्यूज़ चल रही हैं आप उसमें मार्क कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको एग्जाम के टाइम बहुत रिवीजन होता है। और एक जो बात करते हैं पिक्चर मेमोरी की, तो अगर आपको कुछ चीज़ रिलेट नहीं हो रही है बट आपको ये पता है कि हाँ कोई सूडान में या फिर कहीं पे कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो जब एग्जाम में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि हाँ सिविल वॉर कहाँ चल रहा था, क्या चल रहा था, कहीं पे कुछ वॉल्केनो फूटा था, तो आपको क्लिक होती है वो पिक्चर उस आपके खुद के बनाए हुए पर्सनलाइज मैप की। तो आप एक पर्सनलाइज मैप यूज़ करें और उसमें मार्किंग करते रहें, तो उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे और इसमें आपको इशू नहीं आएगा। और इस पर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं हर साल 2 क्वेश्चन उससे आ रहे हैं मैपिंग से, जो मुझे लगता है कि बहुत ईजी चीज़ है और आपको ये चीज़ें मिस आउट नहीं करनी है। हाई रिवॉर्डिंग चीज़ है वो। पर टॉकिंग अबाउट दी पॉलिटी और अदर थिंग, आई थिंक पॉलिटी के लिए आप खुद का यूज़ कर सकते हैं लक्ष्मीकांत। और इकोनॉमिक्स के लिए आई थिंक वन गो थ्रू मटेरियल इज मृणाल सर। आई थिंक इकोनॉमिक्स के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। फिलोसफी के लिए आप NCERT पे फोकस करें। हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम, आई थिंक स्पेक्ट्रम इज रियली गुड मटेरियल, क्योंकि उसके एंड ऑफ के उन्होंने एक समरी रखी है, वो भी तो आपके रिवीजन की तरह काम करते हैं। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी इन पेपर 1, आई थिंक फोकस आप कोई सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, बट जो डिफरेंस जो क्रिएट करता है एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको 4 मिल रहे हैं, 4.5 मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, वो फर्क पड़ता है उसके आपके डाटा पे। तो आपको डाटा कोड करना है। तो अगर डाटा की बात करें, हेल्थ इंडिकेटर्स पता होना चाहिए, एजुकेशन पता होना चाहिए आपको, तो ये सब अगर आप एक क्रिस्प फॉर्मेट में आपकी खुद की एक डाटा बुक बनाएंगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा। और आपको ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में नहीं, आप इसको हर कहीं यूज़ कर सकते हैं, तो उसका बहुत बेनिफिट है, तो उस चीज़ों पर आप ध्यान दें। And I think talking about social media or anything else like using those digital medias platform, I think आप इसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कुछ चैनल्स हैं जो मतलब अच्छे अच्छे टॉपिक्स देते हैं, कुछ क्रिएटिव वे में कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन करते हैं। तो आई थिंक करंट अफेयर के लिए आप कुछ ऐसे चूज़ कर सकते हैं जो आप देख सके, लाइक 2 मिनट सीरीज और दोज काइंड ऑफ थिंग्स। आपको दिमाग में भी बेटर रिटेंशन होता है, और मुझे लगता है ये पॉजिटिव है जिस तरह से आप ये पूरे सोशल मीडिया सब यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई थिंक क्वेश्चन सारे एड्रेस हो चुके हैं, एंड सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड, एंड थैंक यू। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, rajvardhan.singh RAJVRDHN.SINGH। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस टू एवरीवन आउट देयर। बस अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखें और डेडिकेटेड रहें इसके लिए, और एक फोकस आपका होना चाहिए प्रोडक्टिविटी पे रेदर देन कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, वो चीज़ हो गई। और वंस अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन, वो डायलॉग पूरी सीरीज़ का सबसे अच्छा पार्ट मुझे लगा था, एनालाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग। आपको सिलेबस को मिनिमाइज करना है, और वो मिनिमाइज तभी होगा जब आपने PYQs का बेटर एनालिसिस किया हो। ओके, थैंक यू।